पेश खिदमत है कहानी उमरू और आग का पहाड़। मुल्क के तमाम सौदागर सर झुकाए बैठे थे। पूरे हाल पर सन्नाटा सा तारी था। ऐसा महसूस होता था कि हाल में मौजूद हर शख्स गूंगा हो चुका है। मसला ही कुछ ऐसा था कि सबके सब हैरान परेशान थे कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। सौदागरों की अंजुमन ने मुल्क के तमाम सौदागरों को इकट्ठा किया था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सौदागरों का लीडर शेख अब्दुल्ला खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से सबको मुखातिब करके कहने लगा, आज जिस मकसद के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं उसकी वजह सबको मालूम है, और वो ये है कि जब भी कोई सौदागर खरीदो फरोख्त का सामान लेकर जहाज पर जाता है पलट कर वापस नहीं आता। ऐसा गुज़िश्ता कई सालों से हो रहा है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्यों कर होता है। पहले पहल तो ये कियास किया जाता था कि शायद सौदागरों के जहाज समंदरी तूफान में फंस कर तबाह हो जाते हैं, लेकिन पिछले दिनों हमारे एक सुराग रसा ने इतला दी है कि आज तक कोई जहाज भी समंदरी तूफान में गर्क नहीं हुआ, बल्कि जजीरा सुमात्रा के करीब पहुंचते ही अचानक जहाज गायब हो जाते हैं। आज तक जितने जहाज भी गायब या गर्क हुए हैं सब के सब जजीरा सुमात्रा के करीब पहुंचकर ही गायब हो जाते हैं। इतना कहने के बाद बूढ़ा सौदागर शेख अब्दुल्ला खामोश हो गया। फिर जरा देर की खामोशी के बाद दोबारा बोला, हमारे सुराग रसा ने यह इतला दी है कि इस जजीरे पर एक आदमखोर कबीले का कब्जा है, और कियास ये है कि सौदागरों के जहाजों को यही कबीला गर्क करता है और सौदागरों को जिंदा हड़प कर जाता है। अगर हमने अपनी तिजारत को कायम दायम रखना है तो सबसे पहले हमें जजीरा सुमात्रा से उस कबीले का खात्मा करना होगा। उसके बाद शेख अब्दुल्ला बैठ गया। सौदागर आपस में चहमगोइयां करने लगे। कुछ देर के बाद एक सौदागर खड़ा हुआ और अब्दुल्ला से कहने लगा, अली हजूर, उस आदमखोर कबीले का सिर्फ एक शख्स खात्मा कर सकता है। वो इस किस्म के कामों का माहिर है। उसके अलावा कोई दूसरा जजीरे पर जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। उस शख्स का नाम उमरू अय्यार है। उमरू अय्यार का नाम सुनकर सब सौदागर चौंक पड़े। वाकई ये काम उमरू अय्यार ही कर सकता है। सब लोगों ने उस सौदागर की हिमायत शुरू कर दी। खुद शेख अब्दुल्ला के दिल को भी ये बात लगी। वो खड़ा होकर बोला, ठीक है, हम में से चंद चीदा चीदा सौदागर मिलकर उमरू के पास जाएंगे और उससे बातचीत करके आदमखोर कबीले के खात्मे का मसला निकालेंगे। उसके बाद शेख अब्दुल्ला ने 4-5 बड़े बड़े सौदागरों को चुना और वो सब मिलकर उमरू के महल की तरफ रवाना हो गए। उमरू उस वक्त अपने महल में ही मौजूद था। वो बड़े तपाक से सौदागरों के साथ मिला और उनसे आने का मुद्दा पूछा। शेख अब्दुल्ला ने तमाम बात उमरू यार के गोश गुजार कर दी, जिसे सुनने के बाद उमरू बोला, मुझे आदमखोर कबीले का खात्मा करने में कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसे काम मुआवजा लेकर किया करता हूँ। अगर तुम मुझे मुआवजा देने पर तैयार हो तो मैं फौरन इस मुहिम पर रवाना होने को तैयार हूँ। तुम जिस कदर मुआवजा चाहो हम तुम्हें देने को तैयार है। बस तुम फौरन कबीले के खात्मे के लिए रवाना हो जाओ। शेख अब्दुल्ला ने जवाब दिया। उमरू अय्यार चंद लम्हे कुछ सोचता रहा। फिर वो बोला, मैं इस मुहिम के मुआवजे के तौर पर तुमसे 5 करोड़ अशरफियां लूंगा और ये मुआवजा मैं मुहिम पर रवाना होने से पहले वसूल करूंगा। उमरू अय्यार की इस शर्त को सौदागरों ने कबूल कर लिया। उन्होंने उसी वक्त 5 करोड़ अशरफियां उमरू के हवाले कर दी। अशरफियां वसूल पाने के बाद उमरू ने उसी वक्त रवाना होने की तैयारी शुरू कर दी। अपनी सुलेमानी जंबील में जरूरी चीजें डाली और फिर रवाना हो गया। समंदर पर एक जहाज खड़ा था। हर चंद के उसे जजीरा सुमात्रा की तरफ नहीं जाना था, लेकिन फिर भी उमरू अय्यार उस पर सवार हो गया। जजीरा सुमात्रा से थोड़ी ही फासले पर मालदीव के जजायर का एक तवील सिलसिला फैला हुआ था। उन जजीरों पर आबादी भी बहुत थी, लेकिन चूंकि रास्ते में जजीरा सुमात्रा पड़ता है, इसलिए कोई सौदागर भी उन जजायर की तरफ जाने की कोशिश नहीं करता था कि मुबादा रास्ते में वो जजीरा सुमात्रा के वहशियों के हत्थे चढ़ जाएं। उमरू के जहन में फौरन एक ख्याल आया। उसने सोचा, चूंकि मालदीव के जजायर की तरफ कोई सौदागर सामान नहीं लेकर जाता, इसलिए वहां के लोग इंतहाई कसमापुरसी की हालत में होंगे और उन्हें जरूरियात जिंदगी की शिद्दत से जरूरत होगी, तो फिर क्यों ना सौदागर से माल लेकर मालदीव के जजायर की तरफ जाया जाए। इस तरह वो काफी मुनाफा भी हासिल करेगा और जजीरा सुमात्रा के करीब पहुंचकर ये भी जान लेगा कि जहाज गायब किस तरह हो जाते हैं। ये सोचकर उमरू ने जहाज पर मौजूद सौदागरों से उनके सामान का सौदा करना शुरू कर दिया। हर चंद के सौदागर महंगे दामों माल फरोख्त कर रहे थे, क्योंकि उन्हें बैठे बिठाए थोड़ा बहुत मुनाफा हासिल हो रहा था। इसलिए उन्होंने उमरू को इस कीमत पर माल फरोख्त कर दिया जितनी उमरू ने कीमत लगाई। इस तरह उमरू ने इंतहाई कम कीमत पर जहाज के तमाम सौदागरों से उनका सारा माल खरीद लिया।
सौदागर उमरू को बहुत बड़ा सौदागर समझ रहे थे, लेकिन जब उमरू ने उन्हें ये बताया कि वो ये सारा माल लेकर मालदीव के जजायर में जाएगा तो सारे के सारे सौदागरों के रंग उड़ गए। वो उमरू को समझाने लगे, मालदीव के जजायर की तरफ जाने की कोशिश ना करना। रास्ते में जजीरा सुमात्रा पड़ता है और उस जजीरे के करीब से गुजरने वाला कोई जहाज भी सलामत कभी वापस नहीं लौटा। लिहाजा तुम करोड़ों रुपए का मालो असबाब लेकर उस तरफ को जाने की कोशिश मत करना। एक बूढ़े सौदागर ने उमरू को समझाते हुए कहा। वो दूसरों की निस्बत ज्यादा तजर्बाकार था। बुजुर्गवार, मैं एक बहादुर और मुहिमजू इंसान हूँ। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मेरा रास्ता खतरनाक है या आसान। अगर मेरे रास्ते में कोई खतरा आया भी तो मैं उससे निपट लूंगा। उमरू अय्यार ने बहादुराना लहजे में जवाब दिया। शायद तुम नए सौदागर हो, इसीलिए जानते नहीं हो कि तुम कितने खतरनाक इलाके की तरफ जा रहे हो। इस तरफ जाने वाला जहाज कभी वापस नहीं आया और न ही जहाज के मुसाफिरों को कोई खबर मिलती है कि उन्हें जमीन निगल गई है या आसमान खा गया है। हमारी ताकीद है कि तुम उस तरफ ना जाओ और मालो असबाब फरोख्त करने के लिए किसी और जजीरे की तरफ निकल जाओ। एक दूसरे सौदागर ने उमरू को अपने अल्फाज में समझाया, लेकिन उमरू अपने फैसले पर डटा रहा। मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। वैसे भी मुझे खतरात से खेलने में मजा आता है। मैं मालदीव जरूर जाऊंगा और जाऊंगा भी जजीरा सुमात्रा के जरिए। उमरू ने अक्खड़ लहजे में कहा। ठीक है भाइयों, ये जैसा चाहता है इसे करने दो। ये हमारे चचा का बेटा तो है नहीं कि इसे समझाते समझाते अपना दिमाग खराब कर लें। एक सौदागर ने जलकर जवाब दिया। ठीक है, तुम अगले जजीरे पर उतर जाना और वापसी जहाज से अपने मुल्क रवाना हो जाना। मैं अपने साथ सिर्फ जहाज के ड्राइवर को ले जाऊंगा, उमरू ने कहा। लेकिन जहाज के ड्राइवर ने साथ चलने से इनकार कर दिया और उमरू को दो टोक जवाब दे दिया कि मैं जजीरा सुमात्रा की तरफ जाकर अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। चुनाचे उमरू ने अकेले ही जजीरे की तरफ जाने का फैसला किया। उसे जहाज चलाना तो आता ही था, लिहाजा अब उसके लिए कोई मुश्किल नहीं थी। अगले जजीरे पर तमाम सौदागर उतर गए। जहाज में उमरू के सिवा कोई बाकी ना रहा। बूढ़े सौदागर ने उमरू को एक मर्तबा फिर समझाते हुए कहा, बेटे मेरी बात मान लो, तुम जजीरा सुमात्रा की तरफ जाने से बाज आ जाओ। मैंने अपनी सारी जिंदगी इन समंदरों में गर्क की है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस समंदर में गर्क हो जाओ। उमरू ने मुस्कुराते हुए बूढ़े सौदागर की बात सुनी और फिर बूढ़े को एक तरफ ले जाकर बोला, बुजुर्गवार, मैं आपको किसी गलत फहमी का शिकार नहीं बना सकता। मेरा नाम उमरू अय्यार है, अरब का रहने वाला हूँ। आप मुझे अच्छी तरह पहचान गए होंगे। मैं दरअसल जजीरा सुमात्रा का खोज लगाने के लिए ही निकला हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि जो जहाज भी इस जजीरे की तरफ जाता है फिर वापस नहीं आता। मैं अपनी जान खतरे में डालकर इस राज से पर्दा जरूर उठाऊंगा। उमरू की बात सुनकर बूढ़े सौदागर का मुंह खुले का खुला रह गया। फिर वो तशक्कुरामेज लहजे में बोला, मुझे तुमसे मिलकर इंतहाई खुशी हुई है। पहले तो मैं तुम्हारे कारनामों का सिर्फ चर्चा ही सुना करता था, लेकिन आज तुम्हें अपनी आंखों से भी देख लिया है। मुझे 100% यकीन है कि तुम कामयाब व कामरान वापस लौटोगे, इंशाल्लाह। बूढ़े ने दुआ दी। आपकी दुआएं मेरे साथ हैं बुजुर्गवार। जल्द ही आपको मेरी कामयाबी की इत्तला मिलेगी। मुझे इजाजत दीजिए, मैं जल्द से जल्द अपनी ये मुहिम सर कर लेना चाहता हूँ। उमरू ने इजाजत चाही। जाओ मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने चाहा तो तुम कामयाब व कामरान वापस आओगे, बूढ़े सौदागर ने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे, उमरू से मिलने की खुशी के। उमरू ने सबको खुदा हाफिज कहा और जहाज में सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। उसके रवाना होने के बाद बूढ़े सौदागर ने सबको बता दिया कि वो शख्स तो दरअसल मुल्क अरब का उमरू अय्यार था। ये सुनकर सब सौदागर जहाज की तरफ हसरत भरी नजरों से देखने लगे और वो सौदागर जिसने कहा था कि उमरू कौन सा हमारे चचा का बेटा है, अपने सर में खाक डालने लगा कि उसने उमरू जैसे अजीम शख्स की शान में ऐसे घटिया अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए। बहरहाल अब क्या हो सकता था। जहाज नजरों से ओझल हो चुका था और वो तरसी हुई नजरों से उस समत को देख रहे थे जिधर जहाज गया था। उमरू ने जहाज का रुख जजीरा सुमात्रा की तरफ कर दिया था। उसके दाएं हाथ पर एक नक्शा लटका हुआ था और उमरू उस नक्शे की मदद से अपनी मंजिल का तयन कर रहा था। उसकी मंजिल दम बदम करीब चली आ रही थी। समंदर में पानी की छालें उठ रही थी। बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां पानी से सर निकालकर जहाज को देखती। वो जहाज का ताकुब करती और फिर जहाज के नीचे लगे बर्छे से टकराकर मर जाती, और जो बुजदिल होती वो जहाज को देखते ही पानी में गोता लगाती।
اور روپوش ہو جاتی۔ امرو کی منزل بہت قریب آ چکی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اب جزیرہ سماٹرا کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے تھے۔ امرو عیار نے اپنی زنبیل سے غوطہ خوری کا لباس نکال کر پہن لیا۔ یہ لباس وہ اپنے ساتھ ہی لے کر آیا تھا۔ پھر امرو نے جہاز میں موجود سوداگر سے خریدا ہوا تمام مال و اسباب اپنی زنبیل میں منتقل کیا۔ اب جہاز میں سوائے اوزاروں وغیرہ کے کچھ باقی نہ بچا تھا۔ جزیرہ سماٹرا جہاز سے صرف ایک فرلانگ کے فاصلے پر رہ گیا تھا کہ اچانک ہی یکایک سمندر سے ایک ویل مچھلی نے سر نکالا۔ امرو نے ویل مچھلی کو دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنی طویل مہماتی زندگی میں آج سے پہلے اتنی بڑی ویل مچھلی کبھی نہ دیکھی تھی۔ امرو کے دیکھتے ہی دیکھتے ویل مچھلی نے امرو کے جہاز کو ٹکر ماری۔ جہاز پانی کی سطح سے تقریباً 1000 فٹ اونچا اچھلا، اور پھر جب وہ دوبارہ پانی کی سطح پر گرا تو ایک زوردار دھماکے سے جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جہاز کے تباہ ہوتے ہی امرو نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اب وہ پانی کے اندر تیر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد تباہ شدہ جہاز کے ٹکڑے پھیلے ہوئے تھے، اور دور ویل مچھلی تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھی جس نے جہاز کو ٹکر مار کر تباہ کیا تھا۔ اچانک ویل مچھلی کا رخ امرو کی طرف ہو گیا۔ امرو کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ویل مچھلی نے اسے دیکھ نہ لیا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو یقیناً وہ اسے چٹ کر جائے گی۔ یہ سوچ کر امرو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے سوچا اگر وہ جلد از جلد سمندر سے باہر نہ نکلا تو ویل مچھلی اسے یقیناً ہڑپ کر جائے گی۔ یہ سوچ کر امرو نے اپنا رخ ساحل کی طرف موڑ دیا۔ اب وہ جزیرہ سماٹرا کے ساحل کی طرف تیرتا چلا جا رہا تھا۔ تیرتے تیرتے اچانک امرو کو ایک خیال آیا۔ اس نے اس خیال کے آتے ہی اوپر کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ پانی کی سطح پر آ کر امرو نے اپنا سر ذرا سا پانی سے باہر نکالا اور جزیرے کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا، کیونکہ جزیرے کے ساحل پر انگنت جنگلی وحشی ہاتھوں میں نیزے پکڑے ایک لمبی کتار باندھے کھڑے تھے۔ ان کی کتار اس قدر لمبی تھی کہ انسان کسی راستے بھی چھپ کر جزیرے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ امرو نے دوبارہ پانی میں ڈبکی لگا دی، لیکن یہ دیکھ کر اس کے اوپر کے سانس اوپر اور نیچے کے سانس نیچے رہ گئے کہ ویل مچھلی اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ امرو نے فوری طور پر ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ ویل مچھلی سے بچنا کسی طور پر ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ جزیرے پر چلا جائے تو وحشی اس کو گرفتار تو ضرور کر لیں گے، لیکن فوری طور پر اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس لیے ان کی قید سے بعد میں نکلنے کی کوئی سبیل نکالی جا سکتی ہے۔ یہ سوچ کر امرو نے مزید تیزی سے ساحل کی طرف تیرنا شروع کر دیا، لیکن انتہائی تیزی سے تیرنے کے باوجود امرو ابھی ساحل سے 5-6 گز کے فاصلے پر تھا کہ ویل مچھلی نے اپنے جبڑے پھیلا کر اسے نگلنے کی کوشش شروع کر دی۔ اب امرو کے پاس سوائے ویل مچھلی کو تباہ کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالنا چاہا، مگر ابھی اس کا ہاتھ زنبیل کے اندر نہیں گیا تھا کہ ویل مچھلی نے غب سے اسے سالم کا سالم نگل لیا اور پھر ساحل کی طرف تیزی سے جانے لگی۔ جزیرے کے ساحل پر آ کر ویل مچھلی نے پانی میں سے سر نکالا اور امرو کو صحیح سالم ساحل پر اگل دیا اور دوبارہ پانی میں غائب ہو گئی۔ امرو نڈھال ہو رہا تھا کیونکہ مچھلی کے بند منہ میں اس کے لیے سانس لینا دوبر ہو گیا تھا۔ ساحل پر گرتے ہی امرو نے تیز تیز سانس لینے شروع کر دیے، مگر اسی لمحے وحشی چیختے چنگھاڑتے امرو کی طرف لپکے۔ وہ اپنے چمکتے ہوئے نیزوں کو بار بار امرو کی طرف بڑھا رہے تھے، ایسے انداز سے جیسے وہ امرو کو نیزوں سے چھلنی کر دیں گے، مگر وہ دراصل امرو عیار کو خوف زدہ کر رہے تھے۔ امرو عیار نے ایسے خطرناک موقع پر اپنے حواس مجتمع رکھے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گھور گھور کر ان سینکڑوں وحشیوں کو دیکھنے لگا جنہوں نے اسے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اسی لمحے ایک ہٹا کٹا سیاہ رنگ کا وحشی آگے بڑھا اور امرو کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا اور بولا، کیا تم تباہ ہونے والے جہاز میں اکیلے تھے؟ تمہارے ساتھ کوئی اور مسافر نہیں تھے؟ امرو نے پہلے تو اس جنگلی وحشی کو نفرت سے گھورا، پھر نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، نہیں، میں اس جہاز میں اکیلا تھا۔ حبشی نے اپنے ہاتھ میں ایک مضبوط رسی پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے امرو کے بدن سے غوطہ خوری کا لباس اتار دیا اور پھر اس کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے۔ چلو، ہمارے ساتھ بستی میں چلنا ہوگا، تمہاری بدقسمتی نے تمہیں ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ امرو عیار ساری صورتحال کو دیکھ چکا تھا، لہٰذا اس نے بولنے یا مزاحمت کرنے کی کوشش نہ کی اور ان وحشیوں کے ساتھ خاموشی سے چل پڑا۔ کچھ وحشی امرو کے آگے آگے چل رہے تھے، کچھ ارد گرد، اور بہت سے وحشی امرو کے پیچھے ہو ہا کرتے چلے آ رہے تھے۔ امرو چاروں طرف سے وحشیوں کے نرغے میں تھا اور اس کے باغ نکلنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔
घने दरख्तों के झुंड में से गुजरते हुए वो पथरीले मैदान में पहुंच गए। ये काफी लंबा चौड़ा मैदान था। इस मैदान को अबूर करने के बाद वो फिर घने और गुंजान दरख्तों के सिलसिले में दाखिल हो गए। यह जजीरा काफी लंबा चौड़ा था। अब खुदा जाने इन वहशियों की बस्ती कितनी दूर थी। रास्ते में एक नदी आई, उसे भी अबूर किया गया। उमरू ने सोचा कि इस जजीरे में शायद कोई पहाड़ भी हो और उस पहाड़ पर कोई आबशार होगी जिसका पानी उस नदी में आता होगा। उमरू के इस ख्याल की जल्द ही तस्दीक हो गई, क्योंकि वहां अब एक बुलंदबाला पहाड़ के सामने पहुंच चुके थे। फिर सब वहशी उछलते कूदते हुए पहाड़ पर चढ़ने लगे। उमरू अय्यार ने ख्याल किया कि इन वहशियों की बस्ती पहाड़ की दूसरी जानिब किसी जगह पर आबाद होगी, लेकिन उसका ख्याल गलत साबित हुआ, क्योंकि वहशियों की बस्ती पहाड़ की ऐन चोटी पर वाक़या थी और कोई ऐसी वैसी बस्ती नहीं थी। पूरा कस्बा था। पहाड़ी चट्टानों को चीर फाड़ कर उनमें से पक्के मकानात तामीर किए गए थे। वहशी उमरू को एक स्याह रंग के बुलंद बाला मकान के सामने ले गए। ये मकान चारों तरफ से ऊंची ऊंची नोकेली चट्टानों के दरमियान में गिरा हुआ था। सिर्फ बड़े दरवाजे के ऐन सामने कोई चट्टान नहीं थी, वो भी इसलिए कि ये मकान के अंदर जाने का रास्ता था। कुछ वहशियों ने आगे बढ़कर मकान का दरवाजा खोल दिया। उमरू को मकान के अंदर ले जाया गया। मकान अंदर से इंतहाई अजीबो गरीब था। छोटे छोटे लातादाद कमरे थे, जिन पर पत्थर से तराशे हुए दरवाजे ही लगे हुए थे। फिर उमरू को एक बहुत बड़े हॉल में ले जाया गया। उस कमरे के अंदर का मंजर देखकर उमरू हैरान रह गया। कमरे के एक कोने में आग का एक बड़ा अलाव रोशन था। उस आग के ऐन सामने एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे पर एक तख्त रखा हुआ था, जिस पर लंबी लंबी मूंछों और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसने अपने सारे जिस्म पर अजीबोगरीब पत्ते बांध रखे थे। चबूतरे के सामने बहुत से वहशी सजदे में झुके हुए थे। आग की रोशनी उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर सांप की मानिंद लहरा रही थी। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। उस वक्त वो उमरू को कोई पुरस्रार दुनिया की माफूकुल फितरत मखलूक दिखाई दे रहा था। कमरे में दाखिल होने वाले सब वहशी भी उसके सामने झुक गए। सरदार वहशी ने उमरू से कहा, तुम भी झुक जाओ। उमरू ने यह सोचकर कि अगर मैं ना झुका तो वहशी ख्वाम ख्वाह में खाल खींच लेंगे, सजदे में झुक गया, मगर कुनखियों में उस अजीबो गरीब बूढ़े की कार्रवाई देख रहा था। हॉल में चूंकि अंधेरा था, सिर्फ आग जल रही थी, इसलिए उमरू बूढ़े को गौर से ना देख सका। मगर अब उसने जो जरा गौर किया तो उसे पता चला कि बूढ़े के चेहरे पर सफेद रंग की आड़ी तिरछी लकीरें भी खींची हुई थी। अब तो वो उमरू को और भी डरावना दिखाई दिया। थोड़ी देर के बाद बूढ़े ने अपने दोनों हाथ बाज के परों की तरह ऊपर उठा दिए। उसके हाथ उठाते ही सब भी सजदे से उठकर खड़े हो गए। उमरू ने उनकी तकलीद की। सजदे से उठने के बाद वहशी अजीब अंदाज में ना जाने क्या बड़बड़ाने लगे। उमरू भी उनके साथ यूं ही बड़बड़ाता रहा। ये तो वो समझ ही चुका था कि ये सब वहशी बूढ़े की पूजा कर रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद मजमे में से एक वहशी उठा और बूढ़े के कदम चूम कर बोला, खुदावंद सामरी, हम सब आपकी इनायत के तालिब हैं। बूढ़े ने, जिसे वहशी ने खुदावंद सामरी कहा था, प्यार से वहशी के सर पर हाथ फेरा। वो वहशी वापस आ गया और फिर दूसरे सारे वहशियों को लेकर हॉल नुमा कमरे से बाहर निकल गया। हॉल में सिर्फ वही वहशी बाकी रह गए जो उमरू को पकड़कर यहाँ लाए थे। वहशी सरदार ने आगे बढ़कर सामरी के कदम चूमे। क्या बात है निकट्ठू, तुम इस मरियल सी चिड़िया को कहाँ से पकड़ लाए हो? खुदावंद सामरी ने उमरू पर तंज करते हुए कहा। सरदार, वहशी का नाम गालबन निखट्टू था। खुदावंद, आज जो बहरी जहाज हमारे काबू आया था उसमें ये एक ही गधा मौजूद था, लिहाजा हम इसे ही पकड़कर आपके पास ले आए। निखट्टू वहशी ने मौदबाना लहजे में जवाब दिया। ठीक है, फिर इसे ले जाकर कैद खाने में बंद कर दो। कुछ और आदमी जरा हाथ उठाएंगे तो फिर इनकी किस्मत का फैसला किया जाएगा। सामरी ने जवाब दिया और वहशी उमरू को लेकर हालनुमा कमरे से बाहर आ गए। फिर वो एक छोटे से तंग कमरे में दाखिल हो गए। उस कमरे में सलाखों वाला एक और दरवाजा मौजूद था। वहशी ने खट्टू ने दरवाजे का कुफल खोला और उमरू से मुखातिब होकर बोला, नीचे चले जाओ, नीचे जीने जा रहे हैं। उमरू सलाखों वाले दरवाजे में दाखिल हो गया। जीने वाकई नीचे जा रहे थे। निखट्टू ने सलाखों वाले दरवाजे पर दोबारा कुफल डाल दिया और फिर सब वहशी वापस चले गए। जीनों में अंधेरा फैला हुआ था। उमरू आहिस्ता आहिस्ता जीने उतरने लगा। जीनों के इख्तिताम पर भी एक कमरा था जो कैद खाना था। जो ही उमरू उस कैद खाने में दाखिल हुआ तो उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन है? कैद खाने में चूंकि अंधेरा था इसलिए उमरू ये अंदाजा ना लगा सका कि आवाज देने वाला कौन है, लेकिन आवाज से उसने ये अंदाजा जरूर लगा लिया था कि बोलने वाली कोई औरत है। मेरा नाम उमरू अय्यार है।
मुझे कैदी बनाकर यहाँ कैद किया गया है। उमरू ने जवाब दिया। फिर उसने जंबील से एक हीरा निकालकर हथेली पर रख लिया। हीरे की वजह से कैद खाना जगमगा उठा। उमरू ने देखा कि कैद खाने में एक औरत सहमी हुई बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे से वीरानी टपक रही थी। उमरू आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस औरत के पास आ गया। कौन हो तुम? उमरू ने उसके करीब बैठते हुए पूछा। मैं भी तुम्हारी तरह कैदी हूँ, मेरा नाम मैक्सी है, उमरू ने मुर्दा आवाज में कहा। अच्छा, तो तुम्हारा जहाज भी तबाह कर दिया इन वहशियों ने? उमरू ने सर्द लहजे में पूछा। हाँ, इस जहाज में मेरे और मेरे भाई के अलावा 16 मुसाफिर भी थे, जिन्हें एक दिन ये वहशी निकाल कर ले गए और फिर उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। बस मुझे तन्हा वो यहाँ छोड़ गए थे। मैं 2 महीने से तन्हा यहाँ कैद हूँ। क्या तुम जानती हो कि ये लोग इंसानों के साथ क्या सलूक करते हैं? उमरू ने उससे दरियाफ्त किया। एक दिन वहशी मुझे बाहर ले गए थे। उस दिन शायद उनका कोई त्योहार था। मुझे जंजीरों से जकड़ा गया था। मैं एक चट्टान पर बैठी थी कि एक लड़की मेरे पास आई। वो उनके खुदा सामरी की बेटी थी। वो मेरी सहेली बन गई। उसने मुझे बताया कि मेरा भाई सरदार गालूच तुम जैसे मुसाफिरों को न जाने कहाँ ले जाता है। फिर वो मुसाफिर कभी बस्ती में वापस नहीं आते। उसके बाद वो लड़की मुझे नहीं मिली, क्योंकि उस वाक़ये के बाद मैं कैद खाने से बाहर नहीं जा सकी। मैक्सी ने उमरू को बतलाया। उसी लम्हे कैद खाने के सलाखों वाले छोटे से रोशनदान से कोई शय धड़ाम से नीचे आ गिरी और उमरू चौंक कर उछल पड़ा। वो अजीबो गरीब शय जो रोशनदान से नीचे गिरी थी एक पोटली थी। उमरू ने झपट कर जमीन पे से वो पोटली उठाई। मैक्सी उमरू की इस बेसाख्ता हरकत पर मुस्कुरा रही थी। उमरू यार मैक्सी को यूं मुस्कुराते हुए देखकर हैरान हुआ। उसने दोबारा पोटली की तरफ देखा, लेकिन उसे पोटली में कोई ऐसी चीज दिखाई न दी जिसकी वजह से मैक्सी की मुस्कुराहट समझ में आती। क्या बात है, तुम इस तरह क्यों हंस रही हो? उमरू ने हैरत से पूछा। तुमने हरकत ही ऐसी की है, मैक्सी हंसते हुए बोली। इस पोटली में कोई सोना नहीं बंधा हुआ, बल्कि सिर्फ खाने का राशन है। ओह, उमरू ने एक ठंडी सांस खारिज की। लेकिन तुम ऐसे क्यों हंस रही थी? तुमने तो पोटली ऐसे उचक कर उठाई थी जैसे उसमें दौलत के अंबार बंधे हों, और बस इसी बात पर मुझे हंसी आ गई। मैक्सी ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा। दरअसल मैक्सी, बात यह है कि अब तुमसे क्या छुपाऊं, मेरी तबीयत लालची किस्म की है, उमरू ने बताया। लाओ ये पोटली मुझे दे दो, हम मिलकर खाना खाएंगे, मैक्सी ने कहा। और उमरू ने पोटली उसकी तरफ बढ़ा दी। मैक्सी ने पोटली खोली। उसमें 2-3 किस्म के बड़े अच्छे खाने थे। उमरू उन खानों को देखकर हैरान हुआ। लगता है ये वहशी बहुत रहमदिल हैं, अपने कैदियों को अच्छा खाना खिलाना पसंद करते हैं, उमरू ने खुश होते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं उमरू भाई, मैक्सी ने हंसते हुए कहा। ये वहशी क्या जाने कि रहमदिली क्या होती है। फिर अपने कैदियों को अच्छे अच्छे खाने देने की वजह क्या है? ये इन वहशियों की नहीं, बल्कि खुदावंद सामरी की बेटी की मेहरबानी है जो मेरी सहेली बनी हुई है, मैक्सी ने जवाब दिया। वो मुझे रोजाना दोनों वक्त का खाना देकर जाती है। खूब, बहुत खूब। भाई तुम्हारी सहेली तो बड़े कमाल की चीज है, उमरू ने दाद दी। क्या तुम किसी तरह अपनी सहेली से नहीं मिल सकती? मुश्किल ही लगता है। सलाखों वाला रोशनदान इतना ऊंचा है कि हम में से कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता और ना ही नीचे झांक सकता है। अगर इतने फासले से बातचीत की जाए तो खतरा है कि बाहर खड़े पहरेदार सुन लेंगे। लिहाजा वो चुपके से खाने की पोटली नीचे फेंक कर चली जाती है। उमरू ने सोचते हुए कहा। इसका मतलब है तुम्हारी सहेली से मिलना मुश्किल ही नहीं, बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। खैर, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा, उमरू ने कहा। और फिर वो दोनों खाना खाने में मशगूल हो गए। खाने के दौरान उमरू ने दोबारा मैक्सी से पूछा, अगर हम में से कोई बाहर जाना चाहे, मेरा मतलब है अगर किसी काम से इस कैद खाने से बाहर जाने की जरूरत पड़े, तो क्या बाहर खड़े पहरेदार बाहर जाने देंगे? मैं तो पिछले 2 महीने से इस कैद खाने में पड़ी सड़ रही हूँ। अभी तक मुझे बाहर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। सिर्फ एक मर्तबा ये वहशी खुदी मुझे बाहर ले गए थे, क्योंकि उस दिन उन लोगों का कोई खास त्योहार था। क्या इस रोशनदान की दूसरी तरफ उन वहशियों की बस्ती है? उमरू ने पूछा। मुझे पूरी तरह इल्म नहीं है, क्योंकि मैं उस तरफ गई ही नहीं। वैसे मेरा अंदाजा है कि ये कैद खाने की अकबी समत है, मैक्सी ने बताया। खैर, रात के वक्त मैं कुछ करूंगा, उमरू ने कहा और खाना खाने के बाद वहीं लेटकर कुछ सोचने लगा। वहीं मैक्सी भी लेट गई थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था और रात के अंधेरे बढ़ रहे थे। जब उमरू ने देखा कि अंधेरा
खासा फैल चुका है और उसे कैद खाने से बाहर से पहरेदार के खराटों की आवाजें आने लगी। तो अमरू ने अपनी जंबील से एक लंबी रस्सी निकाली। उस रस्सी के एक सिरे पर लोहे का एक आंकड़ा बंधा हुआ था। अमरू ने आंकड़े वाले सिरे की तरफ से रस्सी को पकड़ा और उसे 2-3 मरतबा घुमाकर तेजी से रोशनदान की तरफ फेंक दिया। आंकड़ा रोशनदान की एक सलाख में जाकर फंस गया। अमरू ने रस्सी खींचकर उसकी मजबूती का अंदाजा किया और फिर मैक्सी से मुखातिब होकर बोला, मैं रोशनदान पर चढ़ रहा हूँ, शायद यहाँ से बाहर निकलने की कोई सूरत पैदा हो जाए। ये कहकर अमरू रस्सी के जरिए रोशनदान की तरफ बढ़ने लगा। मैक्सी बोली, जरा एहतियात से बढ़िएगा, अगर कोई खटका वगैरह हो गया तो बाहर सोए हुए मुहाफिज के जागने का अंदेशा है। तुम फिक्र ना करो, मैं खटका नहीं होने दूंगा। और फिर तेजी से रस्सी पर चढ़ने लगा। अमरू का वजन तो इतना नहीं था, लेकिन वो कमजोर आदमी था। थोड़ा सा ऊपर चढ़ने पर उसका सांस फूल गया। वो जरा देर के लिए रुका और फिर सांस लेकर दोबारा ऊपर चढ़ने लगा। वो कुछ और ऊंचा गया होगा कि उसका सांस दोबारा फूल गया। उसके हाथ में रस्सी के घिसने की वजह से जख्म पैदा हो गए, जबकि पांव के अंगूठों के दरमियान की जगह भी छिल गई। रोशनदान अभी आधे से भी ज्यादा जरा और ऊपर था। अमरू के हाथ थक कर शल हो गए। उसका सारा जिस्म कांपने लगा। अब उसमें मजीद सकत नहीं थी कि वो मजीद ऊपर चढ़ सकता। उसके मुंह से मैक्सी निकला और दूसरे ही लम्हे रस्सी उसके हाथ से छूट गई और वो धड़ाम से नीचे आ गिरा। उसके गिरने से एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर बाहर सोए हुए वहशी की जाग खुल गई। वो बड़बड़ाकर उठा और कैद खाने के दरवाजे से अंदर देखने लगा। अंधेरे में पहरेदार की दहकती हुई आंखें अमरू को आग के अंगारे मालूम हुए। वो अपनी जगह पर दुबक कर रह गया। मैक्सी भी सहम कर उमरू के कंधे से लग गई थी। उमरू के गिरने की वजह से बड़ा जोरदार धमाका हुआ था, जिसकी वजह से पहरेदार चौंक कर उठ बैठा था और अब किसी बिफरे हुए भेड़िए की मानिंद सलाखों से अंदर देख रहा था। उसने रोशनदान की सलाखों से एक रस्सी बंधी हुई देखी तो उसका खून खौल उठा। उसने सलाखों वाले दरवाजे पर लगा भारी भरकम ताला खोला और वो दरवाजा खोलकर कैद खाने की सीढ़ियां उतरने लगा। पहरेदार को नीचे आता देखकर मैक्सी का खून खुश्क होने लगा। खौफ के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पहले से ज्यादा मजबूती के साथ उमरू से चिपक गई, जबकि उमरू बिल्कुल मुतमईन था। उसने मैक्सी को थपकी देकर तसल्ली दी कि वो घबराए ना। पहरेदार नीचे उतरकर उमरू के पास आ गया। काले भुजंग पहरेदार के चेहरे पर कहर की बिजली कड़क रही थी। वो कड़क कर बोला, खबीस इंसान, तू मौत की इस काल कोठरी से फरार होना चाहता था। साथ ही उसने उमरू के पहलू में एक जोरदार ठोकर रसीद की। उमरू पहलू पर हाथ रखे दर्द से कराहने लगा। मैं तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। वैशी पहरेदार ने गुस्से से कांपते हुए लहजे में उमरू से कहा और कमर से हंटर खोल कर शराब शराब उमरू की कमर पर बरसाने लगा। अंधेरे कैद खाने में उमरू की करबनाक चीखें गूंजने लगी। मैक्सी खौफ के मारे दीवार के साथ जा लगी थी। वो फटी फटी आंखों से पहरेदार को उमरू की मुरम्मत करते हुए देख रही थी। उमरू के कपड़े फट गए। उसके कंधे से लटकी हुई जंबील खुलकर न जाने पाताल के ढेर में कहां दब गई थी। उमरू के जिस्म से खून रसना शुरू हो गया था कि उसके मुंह से दर्दनाक चीखें खारिज हो रही थी। इस वक्त वो बिल्कुल बेबस था। पहरेदार ने हंटर मार मार कर उमरू का सारा जिस्म लहूलुहान कर दिया। जब उमरू इस वहशियाना मारपीट से बेहोश हो गया तो वहशी मैक्सी की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में उतरा हुआ खून देखकर मैक्सी कांप उठी। खबीस औरत, तो इस शैतान के साथ यहाँ से भागना चाहती थी। मैं तुम्हें फरार होने का मजा चखाता हूँ। ये कहकर वहशी हंटर से मैक्सी पर तशद्दुद ढाने लगा। मैक्सी एक कमजोर सी औरत थी। वो 2-4 हंटर खाने के बाद ही खौफ की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन वहशी पहरेदार उसके बावजूद भी उस पर हंटरों की बारिश करता रहा, यहाँ तक कि मैक्सी का जिस्म भी जख्मों से चूर चूर हो गया। उन दोनों पर तशद्दुद ढाने के बाद वहशी पहरेदार ने अपने चेहरे से पसीना साफ किया और हंटर अपनी कमर पर बांधता हुआ कैद खाने की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उमरू जो बेहोश होकर फर्श पर चित लेटा हुआ था, दरअसल होश में था। वो वहशी की मजीद मारपीट से बचने के लिए जानबूझकर बेहोश हो गया था। उसके बेहोश होने पर वहशी पहरेदार मैक्सी पर हंटर बरसाने लगा तो उमरू अपनी जंबील तलाश करने लगा। जल्द ही उसने अपनी जंबील तलाश कर ली। उमरू ने जंबील कंधे से बांध ली और उसमें 2 धारी तलवार निकालकर अपने हाथ में ले ली और दम साधे वहीं पड़ा रहा जहां पर पड़ा हुआ था। जो ही वहशी पहरेदार
मैक्सी को बेहोश करके तहखाने की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उमरू फुर्ती से उठा और उसने तेज धार तलवार वहशी पहरेदार के सर पर दे मारी। वार इंतहाई भरपूर था। पहरेदार का सर गर्दन तक 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। वो धड़ाम से सीढ़ियों पर से नीचे आ गिरा। उमरू ने पै दर पै वार करके उसके जिस्म को सैकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर दिया। उसके बाद उमरू ने तलवार साफ करके जंबील में डाली और जंबील से एक खास किस्म की मरहम निकालकर अपने जख्मों पर लगाने लगा। उस मरहम की तासीर से उमरू के जख्मों का दर्द खत्म हो गया। अब उमरू मैक्सी की तरफ मतवजा हुआ जो फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उमरू ने मैक्सी को होश में लाने के लिए जंबील से एक इतर की शीशी निकाली। उस इतर की खसूसियत ये थी कि उसे सूंघने से बेहोश इंसान को होश आ जाता है। उमरू ने इतर की शीशी मैक्सी की नाक से लगाई तो चंद लम्हे बाद ही मैक्सी होश में आ गई। उसके जख्मों से दर्द उठ रहा था। उमरू ने मैक्सी के जख्मों पर भी वो खास किस्म का मरहम लगा दिया और मैक्सी के जख्मों का दर्द भी खत्म हो गया। मैंने पहरेदार को खत्म कर दिया है, उमरू ने मैक्सी को बताया। वो देखो, उसकी लाश के टुकड़े पड़े हुए हैं। मैक्सी ने पहरेदार की लाश देखी तो उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। अब हम आजाद हैं, हम दरवाजे के रास्ते बाहर निकल सकते हैं, मैक्सी ने पुरमसरत लहजे में कहा। उमरू ने सहारा देकर मैक्सी को उठाया और वो दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगे। मबादा बाहर कोई और पहरेदार सो रहा था। सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो कैद खाने के दरवाजे से बाहर आ गए। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। वो उस अंधेरे की आड़ लेकर ही आगे बढ़ने लगे। ये एक तंगो तारीक गली थी और उसके दोनों तरफ कैद खाने बने हुए थे। उसी गली के आखिर पर वो हाल नुमा कमरा था जिसमें ये वहशी लोग खुदावंद सामरी की इबादत करते थे। लेकिन उमरू इस हाल कमरे की मुखालिफ समत में जा रहा था। ये वही रास्ता था जिसमें से गुजर कर वहशी उसे खुदावंद सामरी के सामने लाए थे। इस गली में से गुजरने के बाद जल्द ही वो बाहर खुले मैदान में पहुंच गए। पहाड़ की चोटी पर होने की वजह से ये मैदान भी ऊंचा नीचा और गैर हमवार था। मकान से बाहर आने में उमरू को बड़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि बड़े दरवाजे में से गुजरने के बाद उमरू को चट्टानों के दरमियान में वाक़या वो रास्ता नहीं मिल रहा था जिसमें से गुजरकर वो अंदर आए थे। हालांकि वो रास्ता दरवाजे के ऐन सामने था लेकिन अंधेरे की वजह से नजर नहीं आ रहा था। उमरू ने हीरे की रोशनी में वो रास्ता तलाश किया और फिर वो बाहर मैदान में निकल आए। मैदान के चारों तरफ चट्टानों के बने हुए पक्के मकानात थे जिनमें वहशी बसते थे। वो एक चट्टान पर आकर बैठ गए। चारों तरफ घूर अंधेरा था और ये बस्ती इस वक्त बड़ी पुरस्रार लग रही थी। मैक्सी ने चारों तरफ एक नजर दौड़ाई तो सहम कर रह गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कोहकाफ की किसी पुरखतर वादी में आ गिरी हो। अब हम किस तरफ जा रहे हैं उमरू भाई? मैक्सी ने सहमी हुई आवाज में सवाल किया। तुम फिक्र ना करो, अभी बहुत रात बाकी है, हम सुबह होने से पहले पहले महफूज हो जाएंगे, उमरू ने तसल्ली देते हुए कहा। फिर जंबील से पानी का मशकीजा निकालकर पानी पीने लगा। उसने मैक्सी को भी पानी पिलाया। उसके बाल बिखरे हुए थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो बरसों की बीमार हो। इस हालत में उसे देखकर उमरू के दिल में उसके लिए मजीद रहम पैदा हो गया। उसने फैसला कर लिया कि वो मैक्सी को हर सूरत में इस होलनाक जजीरे से जिंदा निकाल कर ले जाएगा। थोड़ी देर सस्ताने के बाद वो दोनों ताज़ा दम हो गए। उमरू ने जंबील कांधे से लटकाई और छलांग लगाकर चट्टान से नीचे उतर आया। फिर उसने मैक्सी को भी सहारा देकर नीचे उतारा। वो मैक्सी से मुखातिब होकर बोला, रात अब खत्म होने वाली है, सुबह होने से पहले पहले अपना बंदोबस्त करना है। मैंने एक तरकीब सोच ली है। इंशाल्लाह आने वाले दिन का सूरज हम दोनों को एक नए रूप में देखेगा। आओ मेरे साथ। उमरू मैक्सी का हाथ पकड़े एक तरफ चल पड़ा। अंधेरा अब आहिस्ता आहिस्ता छट रहा था और सुबह काज़ब की सफेदी नमूदार हो रही थी। उमरू मैक्सी को साथ लिए एक मकान के सामने जा खड़ा हुआ। मकान का दरवाजा बंद था। उमरू ने मकान की बैरूनी दीवारों का जायजा लिया जो ज्यादा ऊंची नहीं थी। उमरू ने मुड़कर मैक्सी की तरफ देखा। तुम उस सामने वाले दरख्त के पीछे जाकर खड़ी हो जाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ। जल्द ही मैं अंदर से दरवाजा खोलूंगा, उसके बाद हम नया रूप धार लेंगे, उमरू ने मैक्सी से कहा। मैक्सी हैरानो परेशान दरख्त के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उमरू यार क्या करना चाहता है। उमरू ने मकान की दीवार फांदी और अंदर कूद गया। मकान में तारीकी और सन्नाटे का राज था। सामने 2 कमरे थे और दोनों के दरवाजे बंद थे। एक कमरे से खराटों की आवाजें आ रही थी। उमरू दबे पांव उसी कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे का दरवाजा बंद नहीं था। उमरू ने बड़ी आहिस्तगी के साथ दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। सामने एक पलंग पर एक हट्टा कट्टा वहशी सो रहा था। उसके मुसलसल खराटों ने कमरे की खामोशी को मुंतशिर कर रखा था।
उसके साथ ही एक दूसरे पलंग पर एक वहशी लड़की सो रही थी। गालबन वो वहशी आदमी की बेटी थी। उमरू ने जंबील से सफूफे बेहोशी निकालकर उस लड़की को सूंघा दिया। वो बेहोश हो गई तो उमरू वहशी की तरफ मतवजा हुआ। उसने जंबील से पानी का मशकीजा निकाला और पूरे का पूरा मशकीजा वहशी के चेहरे पर उलट दिया। वहशी बेचारा जो बेफिक्री से खराटे नशर कर रहा था, हड़बड़ा कर उठ बैठा। उमरू ने एक तेज धार चमकता हुआ खंजर निकालकर हाथ में पकड़ लिया था। वहशी ने अपने सामने एक अजनबी इंसान को बैठे देखा तो चौंक उठा। कौन हो तुम? वहशी हैरत ज़दा लहजे में हकलाते हुए बोला। मौत का फरिश्ता, अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो मैं इस खंजर से तुम्हारी गर्दन काट डालूंगा। उमरू ने सख्त लहजे में उससे कहा और खंजर उसकी आंखों के सामने लहराने लगा। वहशी ने चमकता हुआ खंजर देखा तो उसका रुआं रुआं कांपने लगा। जुबान गुंग हो गई और जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। ज्यादा मत कांपो और जो कुछ मैं पूछूं उसका जवाब देते जाओ। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होगा। समझ गए? बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उमरू ने बारोब लहजे में उससे पूछा। मेरा नाम शतोला है, वहशी ने खौफ से थरथराती आवाज में कहा। बोलो, इस बस्ती में तुम्हारी क्या हैसियत है? मैं खुदावंद सामरी का खास जल्लाद हूँ, शतोला ने अपने आप पर काबू पाते हुए कहा। खुदावंद सामरी कबीले के जिस आदमी को सजा सुनाता है, मैं उसकी गर्दन काटता हूँ। बड़े जालिम इंसान हो। अच्छा बताओ, ये लड़की कौन है? उमरू ने पूछा। ये मेरी बेटी है, इसका नाम मूंगी है। ये खुदावंद सामरी की बेटी चंपा की कनीज है। शतोला ने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा, जो बेहोश पड़ी थी। क्या इस मकान में कोई और भी रहता है? उमरू ने दरियाफ्त किया। नहीं, मुझ बाप बेटी के सिवा इस मकान में और कोई नहीं रहता। मेरी बीवी मूंगी की पैदाइश के कुछ दिन बाद ही मर गई थी, शतोला ने अफसुर्दा लहजे में कहा। अब फिर तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ, उमरू ने सफाक लहजे में कहा। क्या मतलब? शतोला चौंक कर बोला। मतलब ये कि आज तक तुम जल्लाद बनकर दूसरों को कत्ल करते रहे हो। आज मैं तुम्हें जल्लाद बनकर कत्ल करूंगा और साथ ही तुम्हारी बेटी की गर्दन भी उड़ा दूंगा, उमरू ने इंतहाई सफाकाना लहजे में कहा। नहीं, हम बेगुनाह हैं, तुम हमें कत्ल नहीं कर सकते, शतोला ने चीखते हुए कहा। लेकिन उमरू ने एक ही वार में तेज धार खंजर से शतोला की गर्दन काट डाली। शतोला के नरखरे से जिबा होते हुए बकरे की सी खरखराहट निकली और फिर दूसरे ही लम्हे वो ठंडा हो गया। उमरू ने इंतहाई बेदर्दी से उसे कत्ल कर दिया था। जल्लाद यानी शतोला को कत्ल करने के बाद उमरू उठा और मकान से बाहर निकल आया। मैक्सी दरख्त के पीछे छुपी खड़ी थी। उमरू ने उसे आवाज दी तो वो दरख्त के पीछे से निकलकर उमरू के पास आ गई। काम बन गया है, मेरे साथ अंदर आओ, उमरू ने कहा और वो दोनों दोबारा मकान में दाखिल हो गए। उमरू उसे कमरे में ले आया जहां शतोला की लाश पड़ी हुई थी। मैक्सी एक वहशी की कटी हुई गर्दन देखकर मबहूत रह गई। ये लाश, मैक्सी ने कहना चाहा लेकिन खौफ की ज्यादती की वजह से फिक्रा पूरा ना कर सकी। ये एक जल्लाद की लाश है मेरी बहन, उमरू ने कहा। मैंने इसे कत्ल करके कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि कई दूसरे इंसानों की जिंदगियां ही बचाई हैं। वैसे भी इसको कत्ल करके मेरा एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया है। ये लड़की कौन है? मैक्सी ने मूंगी की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये शतोला की बेटी मूंगी है, उमरू ने कहा। इसे भी मैं मौत के घाट उतारने वाला हूँ। क्या मतलब? तुम इस मासूम लड़की को कत्ल करोगे? मैक्सी ने चिल्लाकर पूछा। ये मासूम नहीं मैक्सी, ये एक जल्लाद की बेटी है। एक जालिम जल्लाद की बेटी मासूम नहीं हो सकती। वैसे भी इसे ठिकाने लगाए बगैर हम अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकते, उमरू ने जवाब दिया। लेकिन मैं तुम्हें इसे मौत के घाट नहीं उतारने दूंगी। तुम देखते नहीं ये कितनी भोली भाली लड़की है। मैं तुम्हें इस पर जुल्म नहीं करने दूंगी, मैक्सी ने अटल लहजे में कहा। मैक्सी, हमें अभी इसी बस्ती में कुछ अरसा रहना है और यहाँ रहने के लिए हमें शतोला और मूंगी के बहरूप भरना होंगे ताकि कोई हम पर शक न कर सके। शतोला को मैं ठिकाने लगा चुका हूँ और मूंगी को ठिकाने लगाए बगैर तुम मूंगी नहीं बन सकती, उमरू ने मैक्सी को समझाते हुए कहा। बन क्यों नहीं सकती? हम मूंगी को एक कमरे में कैद कर देंगे और खाने पीने की चीजें उसे वहीं पहुंचा दिया करेंगे। इस तरह मूंगी जिंदा भी रहेगी और हमारा मंसूबा भी कामयाब हो जाएगा, मैक्सी ने तजवीज पेश की। ठीक है, मुझे तुम्हारी तजवीज से इत्तेफाक है, उमरू ने कहा, क्योंकि वो खुद इस बात पर खुश था कि एक बेगुनाह लड़की मौत के घाट उतरने से बच गई है। उमरू ने सारे मकान की तलाशी ली, लेकिन वहां घरेलू जरूरत की
चीजों के सिवा और कुछ भी नहीं था। इस मकान में एक तहखाना भी था। उमरू ने मूंगी को उस तहखाने में कैद कर दिया। शतोला की लाश को मकान के अकब में बने हुए एक पुराने कुएं में फेंक दिया गया। इस काम से फारिग होकर उमरू ने अपनी जंबील से मेकअप का सामान निकाला और मैक्सी के चेहरे पर मेकअप करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने मैक्सी को रंगो रोगन और महलूल वगैरह की मदद से मूंगी की शक्ल सूरत में तब्दील कर दिया। फिर उमरू ने अपने आप पर मेकअप किया और सुबह होने तक उमरू, शतोला और मैक्सी मूंगी बन चुके थे। अब वो उमरू और मैक्सी नहीं बल्कि इस वहशी कबीले के दो फर्द शतोला और मूंगी बन चुके थे। अब हमें क्या करना होगा उमरू? मैक्सी ने उससे पूछा। अब हम इस वहशी कबीले में मिलजुल कर रहेंगे। इस तरह हम खुदावंद सामरी के बारे में जरूर जान सकेंगे कि वो कौन है और इस जजीरे की तरफ आने वाले जहाज के मुसाफिरों के साथ क्या सलूक किया जाता है। अभी उमरू ने अपना जुमला मुकम्मल किया ही था कि बाहर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैक्सी का दिल धड़क उठा। वो जल्दी से उमरू के कंधे से लग गई। तुम फिक्र ना करो, मैं देखता हूँ कौन है। उमरू उसे थपकी देते हुए उठा और दरवाजे की तरफ चल दिया। चंद कदम चलने के बाद वो रुक गया। फिर वो मुड़कर मैक्सी से बोला, अगर तुमसे कोई तुम्हारा नाम पूछे तो अपना नाम मूंगी बताना और होशियार रहना। ऐसा ना हो कहीं बेएहतियाती और बेखबरी में तुम कोई ऐसी बात कर जाओ जिससे हमारा सारा भेद खुल जाए। उमरू ने उसे समझाते हुए कहा, ठीक है उमरू भाई, मैं बिल्कुल होशियार रहूंगी, मूंगी ने पुरस्कार लहजे में कहा। और उमरू दरवाजे की तरफ मुड़ गया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने चटखनी गिरा दी और दरवाजे का एक पट खोलकर बाहर झांका। बाहर गली में दो हट्टे कट्टे वहशी खड़े थे। क्या बात है, तुम इतनी सुबह क्यों आए हो? उमरू ने शतोला की आवाज में पूछा। भाई शतोला, बड़ा गजब हो गया है, एक वहशी बोला। आज रात को हमारा कैदी भाग गया और अपने साथ इस कैदी औरत को भी भगा कर ले गया। उसने पहरेदार को भी कत्ल कर दिया है। खुदावंद सामरी ने हमें उनकी तलाश पर मुकर्रर किया है। तुम जरा अपने घर की तलाशी ले लो, कहीं वो तुम्हारे घर में ही किसी जगह छुपे हुए हों। और दूसरे भी हम लोगों को खबरदार कर रहे हैं। भाई अपने घर में तो सिर्फ 2 कमरे हैं जिनमें हम सोते हैं, इसके अलावा और कोई छुपने की जगह नहीं है, लिहाजा इस घर में तो उनका छुपना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उमरू ने जवाब दिया। ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन खुदावंद सामरी का हुक्म है, अगर वो दोनों कैदी किसी जगह नजर आए तो उन्हें पकड़कर कोतवाल में पहुंचा दिया जाए। बहुत बेहतर, अगर वो मुझे नजर आए तो मैं उन्हें मुर्गा बनाकर कोतवाल में ले आऊंगा, उमरू ने मज़ाक का खेज लहजे में कहा और फिर दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। कौन था? मैक्सी ने उससे पूछा। सिपाही थे। हमारे भाग जाने की खबर पूरे कबीले में फैल चुकी है और पूरे का पूरा कबीला हमारी तलाश में है। ये सिपाही हमें भी उमरू और मैक्सी की तलाश का हुक्म देने आए थे, लेकिन हम भला अपने आप को कैसे पकड़कर कोतवाल ले जा सकते हैं? उमरू ने हंसते हुए कहा। ओह, लेकिन अगर किसी ने हमें पहचान लिया तो? मैक्सी ने खदशा जाहिर किया। पहचान कैसे लेगा? उमरू का बनाया हुआ बहरूप इतना कमजोर नहीं होता कि कोई उसे पहचान ले। अगर फर्ज किया कोई सूरमा हमें पहचान भी ले तो कौन सी क़यामत बर्पा हो जाएगी? उमरू अय्यार की सारी जिंदगी जंगो जदल में गुजरी है, वो इन मामूली बातों की परवाह नहीं करता। उमरू अय्यार ने बड़े फखरिया लहजे में कहा। लेकिन अब हम क्या करेंगे? क्या इसी मकान में बैठे रहेंगे? मैक्सी ने पूछा। हाँ, हम यहीं पर नाश्ता करेंगे, फिर आराम करेंगे और तब तक हम यहाँ बंद रहेंगे जब तक खुदावंद सामरी खुद नहीं बुलाता, उमरू ने कहा। और फिर वो दोनों नाश्ता करने में मसरूफ हो गए। नाश्ता करने के बाद वो दोनों लेट गए। रात भर के जागे हुए थे। जल्द ही नींद ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जल्द ही कमरे में उन दोनों के खर्राटों की आवाजें गूंजने लगी। निस्फ सूरज दहनार पर पहुंचकर अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। उमरू और मैक्सी को सोए हुए काफी देर हो चुकी थी कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज सुनकर उमरू की जाग खुल गई। वो जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर झांकने लगा। दरवाजे पर खुदावंद सामरी का एक खादिम खड़ा था। क्या बात है, तुम इस वक्त क्या लेने आए हो? उमरू ने उससे पूछा। खुदावंद सामरी ने तुम्हें बुलाया है, शायद किसी मुजरिम की गर्दन उड़ानी है, खादिम ने उससे कहा। अच्छा, तो चलो मैं आ रहा हूँ, उमरू ने जवाब दिया और दरवाजा बंद करके वापस आ गया। मैक्सी भी जाग चुकी थी। वो बोली, कौन आया था? खुदावंद सामरी का एक खादिम आया था, वो शतोला को बुला रहा है। मैं शतोला के रूप में उसके पास जा रहा हूँ, तुम जरा एहतियात से रहना। अच्छा, उमरू ने उससे कहा और फिर तैयार होकर मकान से बाहर आ गया। मैक्सी ने अंदर से चटखनी लगा दी। उमरू खुदावंद सामरी के काले महल की तरफ चल दिया। महल के दरवाजे पर
दो पहरेदार पहरा दे रहे थे, लेकिन उन्होंने उमरू को शतोला समझकर उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उमरू को मालूम नहीं था कि खुदावंद सामरी इस वक्त कहाँ पर है, लेकिन वो अंदाजे से चलता रहा। अचानक उसे बहुत ही बड़ा दरवाजा नजर आया जिसके सामने दो कनीजें खड़ी थीं। उमरू उस तरफ चल पड़ा। करीब पहुंचकर वो एक कनीज से बोला, क्या खुदावंद सामरी अंदर हैं? हाँ, वो अंदर दरबार में मौजूद हैं और आप ही का इंतजार कर रहे हैं। ये कहते हुए कनीज ने दरवाजा खोल दिया और उमरू बड़े तमतराक से अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही उसे मालूम हो गया कि ये खुदावंद सामरी का दरबार है। दरबार की दो रोया कुर्सियों पर वहशी सरदार अपने अपने ओहदों के मुताबिक बैठे हुए थे। सामने सोने के एक बहुत बड़े तख्त पर खुदावंद सामरी बड़ी आन बान और शान के साथ विराजमान था। उसके साथ ही एक छोटे से तख्त पर उसका बेटा सरदार गालोच फौजी वर्दी पहने बैठा था। उसके जिस्म पर बहुत से हथियार झूल रहे थे और इस वक्त वो बड़ा गजबनाक नजर आ रहा था। उमरू आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ खुदावंद सामरी के सामने खड़ा हो गया और बड़े अदब से बोला, खुदावंद, आपने मुझे याद फरमाया है, अदब से पहले खुदावंद को 3 सजदे करो। लगता है आज तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो सजदा किए बगैर खुदावंद से मुखातिब हो रहे हो। खुदावंद सामरी के एक खादिम ने कड़कते हुए लहजे में कहा, और उमरू ने जल्दी से घबराकर खुदावंद सामरी को 3 सजदे किए। फिर सीधा खड़ा होकर माजरत आमेज लहजे में बोला, माफ कीजिएगा खुदावंद, रात मेरी तबीयत खराब हो रही थी और अब भी कुछ खराब है, इसीलिए मैं आपको सजदा करना भूल गया। उमरू ने बहाना बनाते हुए कहा, हालांकि उसे ये बात मालूम ही नहीं थी कि शतोला जल्लाद की सामरी को 3 सजदे भी किया करता था। कोई बात नहीं, तुम हमारे कदीम जल्लाद हो, हम तुम्हारी इतनी सी भूल का गुस्सा नहीं उतार सकते। हमें तुमसे एक काम है, इसलिए तुम्हें बुलाया गया है। तुम फौरन कोतवाल चलो, वहां पर कोतवाल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें कुछ मुजरिमों की गर्दनें उतारनी है। खुदावंद सामरी ने नरम लहजे में कहा, जो हुक्म खुदावंद। उमरू ने सर झुकाते हुए कहा, मैं अभी कोतवाल जा रहा हूँ। ये कहते हुए उमरू ने झुककर खुदावंद सामरी को सलाम किया और फिर उल्टे पांव दरबार के दरवाजे तक आया। फिर उसने पलट कर दरवाजा खोला और दरबार से बाहर आ गया। खुदावंद सामरी के हुक्म के मुताबिक उसे कोतवाल जाना था, जहां बकौल खुदावंद सामरी के उसे कुछ मुजरिमों की गर्दनें उड़ाना थी। लेकिन उमरू नहीं जानता था कि कोतवाल किस तरफ है। वो महल से बाहर आकर सोच में पड़ गया कि अब वो कोतवाल तक कैसे जाए। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई। वो तेजी से आगे बढ़ा और तेज तेज चलने लगा। चलते चलते अचानक वो एक बड़े से पत्थर से टकराया और जमीन पर गिरकर जोर जोर से कराहने लगा। ऐसा उसने जानबूझकर किया था। उमरू के कराहने पर एक राहगीर वहशी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और सहारा देकर उमरू को खड़ा करने लगा। जल्लाद मियां, जरा एहतियात से चला करो, वहशी ने उमरू को उठाते हुए कहा। शायद वो जल्लाद शतोला को पहले से जानता था। हाय मेरी टांग गई, हाय हाय, लगता है हड्डी टूट गई है, उमरू ने दर्द से कराहते हुए कहा। चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ाता हूँ, वहशी ने कहा। ना बाबा ना, इस वक्त मुझे घर नहीं बल्कि कोतवाल जाना है, बहुत जरूरी काम है। तुम मुझे कोतवाल तक छोड़ाओ, उसके बदले मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दिलवाऊंगा, उमरू ने चालाकी से कहा। ठीक है, मैं आपको कोतवाल तक सहारा देकर ले जाता हूँ, वहशी ने कहा और फिर उमरू को सहारा देकर एक तरफ ले जाने लगा। उसे कोतवाल का रास्ता मालूम था, चुनाचे वो उमरू को सीधा कोतवाल तक ले आया और उमरू अपनी अय्यारी से कोतवाल पहुंच गया। उसने जेब से सोने के चंद सिक्के निकालकर वहशी की हथेली पर रख दिए। लो मियाँ, अपना इनाम, अब तो हमारी टांग भी ठीक हो गई है। सोने के सिक्के देखकर वहशी का चेहरा खिल उठा और वो उमरू को दुआएं देता हुआ वापस मुड़ गया। उमरू कोतवाल में दाखिल हुआ तो काला बजंग वहशी कोतवाल उसे देखकर उठ खड़ा हुआ और बड़े अदब से उसने उमरू को सलाम किया। फिर वो उमरू से मुखातिब होकर बोला, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आज आपको 2 मुजरिमों की गर्दनें उड़ानी हैं। आइए मैं आपको आपके मुजरिम दिखा दूं। ये कहकर उमरू को वो हवालात के सामने ले आया। हवालात में 2 आदमी चित लेटे हुए थे। यकीनन ही वो 2 मुजरिम थे जिनकी गर्दनें उमरू ने उड़ानी थी, लेकिन नहीं, उन्हें देखते ही उमरू की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मुजरिम कोई गैर नहीं बल्कि उमरू के जाने पहचाने आदमी थे और इसीलिए उन्हें देखकर उमरू हैरत ज़दा रह गया था। उनमें से एक उमरू का बेटा चालाक बिन उमरू था और दूसरा उमरू का दामाद शहजादा गुलफाम था, जो मिस्र का वली अहद भी था। उमरू उन दोनों को यहाँ कैद में देखकर सख्त हैरत में पड़ गया था।
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ دونوں یہاں اس قید خانے میں کیوں بند ہیں، جبکہ وہ ان دونوں کو عرب ہی میں چھوڑ کر آیا تھا۔ کوتوال عمرو کو یوں سوچ میں مبتلا ہو کر بولا، ان کی صورتوں پر مت جائیے جلاد صاحب، یہ شکل و صورت سے بہت بھولے نظر آتے ہیں لیکن اندر سے انتہائی خرانٹ لڑکے ہیں۔ انہیں آج ہی ساحل سے گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ دونوں بڑے مزے سے اپنے جہاز پر سوار ہو کر ہمارے جزیرے کی طرف آ رہے تھے، کوتوال نے بتایا۔ لیکن یہ تو میرے عمرو عیار نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر چونک کر یکدم رک گیا۔ وہ جلدی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ میرا اپنا بیٹا اور داماد ہے، لیکن پھر عمرو کو فوراً خیال آ گیا کہ وہ تو اس وقت شتولا جلاد بنا ہوا ہے۔ شتولا، تم رک کیوں گئے ہو؟ شاید تم کچھ کہنا چاہتے تھے، کوتوال نے تشویش سے پوچھا۔ وہ دراصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو میرے ایک ہی وار کی مار ہے، میں پلک جھپکتے میں دونوں کی گردنیں اڑا کر رکھ دوں گا۔ عمرو عیار نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے فوراً بہانہ بنایا۔ آپ کو بلایا بھی تو اسی لیے گیا ہے۔ خداوند سامری نے پہلے انہیں قید خانے میں بند کروا دیا تھا، لیکن یہ رات بھر قید خانے میں غل مچاتے رہے، اور میرا خیال ہے کہ رات کو دوسرے قید خانے سے جو ایک پتلا سا آدمی اور ایک عورت فرار ہوئے تھے، وہ انہی کے شور مچانے کی وجہ سے فرار ہوئے ہیں۔ سارے پہرے دار ان کی طرف متوجہ رہے اور ان دونوں کو فرار کا موقع مل گیا۔ بہرحال اب ان سے تنگ آ کر خداوند سامری نے ان کی گردنیں اڑانے کے لیے یہاں بھیج دیا ہے۔ تم مقتل میں چلو، میں سپاہیوں کے ساتھ انہیں لے کر آتا ہوں۔ کوتوال نے عمرو سے کہا، تم انہیں بندواؤ، میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ عمرو نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے مقتل کا راستہ معلوم نہیں تھا اور وہ راستہ بھول کر کوتوال کو شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ بہانہ بنایا۔ کوتوال بولا، اچھا تم یہاں ٹھہرو، میں اپنے سپاہیوں کو لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کوتوال واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عمرو ان دونوں کی طرف مڑا اور تنتناتا ہوا بولا، ابے او الو کے بچوں، تم یہاں قید و بند میں پڑے کیا کر رہے ہو؟ میں تو تم دونوں کو بالکل صحیح اور سلامت حالت میں چھوڑ کر آیا تھا۔ کیا کوئی مردود جادوگر تمہیں اس قید خانے میں پھینک گیا ہے، یا تمہارے اندر شیطان کی بدروح ملول کر گئی ہے جو تمہیں یہاں قید ہونے کی سوجھی؟ عمرو عیار نے اپنی اصل آواز میں کہا، اور وہ دونوں حیرت سے اچھل پڑے۔ ابا حضور، چالاک بن عمرو کے منہ سے چیخ خارج ہو گئی، اب ایک گدھے کی دم مجھ جیسے بہادر انسان کو باپ کہتے ہو اور خود اس قید خانے میں پڑے سڑ رہے ہو؟ بزدل چوہے، بتاؤ تم یہاں کیسے پہنچے؟ عمرو نے مسخرے پن سے کہا، ابا جان، ہم آپ کے پیچھے یہاں آئے ہیں۔ شہزادے گلفام نے غور سے عمرو عیار کو دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ ابھی تک عمرو کو پہچان نہیں سکا تھا۔ میرے پیچھے؟ ارے نامعقول، میں کیا تمہاری چوری کر کے بھاگا تھا؟ عمرو غصے سے بولا، آپ غلط سمجھے ہیں ابا حضور، ہم دراصل آپ کی مدد کے لیے آپ کے پیچھے آئے تھے۔ ہم نے سوچا کہ کہیں آپ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو گئے ہوں۔ چالاک بولا، تو تم میری مدد کرنے کے لیے میرے پیچھے آئے ہو؟ عمرو مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، جی ہاں ابا جان۔ شہزادے گلفام نے تائید کی، ابا حضور، آپ ہمیں اس قید سے نکلوا لیں گے نا؟ چالاک نے گویا التجا کرتے ہوئے کہا، تمہیں قید خانے سے نکلوا لوں؟ واہ میرے بزدل چوہے، اس وقت میں جلاد ہوں اور جلاد کا کام ہے گردنیں اڑانا، لہٰذا میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دوں گا۔ عمرو نے سفاک لہجے میں کہا، جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چالاک گھبرا کر بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں بیٹے، عمرو نے مسکرا کر کہا، اور ساتھ ہی اس نے چالاک کو آنکھ دبا کر ایک مخصوص اشارہ کر دیا، جس پر چالاک بن عمرو مسکرانے لگا۔ عمرو مڑ کر واپس آ گیا اور قید خانے کی راہداری کے سرے پر کھڑا ہو کر کوتوال کا انتظار کرنے لگا۔ جلد ہی کوتوال 2 سپاہیوں کو ساتھ لے کر آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ قید خانے کا دروازہ کھول کر دونوں قیدیوں کو جکڑ لیا جائے۔ سپاہیوں نے قید خانے کا دروازہ کھولا اور چالاک اور شہزادہ گلفام کو رسیوں سے جکڑ لیا اور قید خانے سے باہر آ گئے۔ چلو ہمارے پیچھے پیچھے آؤ، شتولا آؤ چلیں، کوتوال نے پہلے سپاہیوں اور پھر عمرو سے مخاطب ہو کر کہا، اور دونوں مقتل کی طرف چل دیے۔ مقتل کوتوال کے عقب میں ایک تاریک کمرے میں بنایا گیا تھا۔ کمرے میں صرف ایک مشعل جل رہی تھی، جس کی وجہ سے مقتل انتہائی بھیانک نظر آ رہا تھا۔ مقتل کے وسط میں ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا، جس پر لکڑی کا ایک تختہ رکھا ہوا تھا۔ اس تختے کو درمیان میں سے گول کاٹ کر اس میں گردن رکھنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی، ساتھ ہی جلاد کے کھڑے ہونے کے لیے بھی جگہ بنی ہوئی تھی۔ سپاہی دونوں کو لے کر چبوترے پر چڑھے۔ عمرو نے کپڑے اتارے اور 2-4 ڈنڈ مارنے کے بعد
कुल्हाड़ा लेकर तैयार हो गया। पहले सिपाहियों ने चालाक बिन उमरू को इस तख्ते पर गर्दन रखने का हुक्म दिया। चुनाचे चालाक बिन उमरू ने मखसूस जगह पर झुककर गर्दन तख्ते के सुराख में रख दी। कोतवाल उमरू के ऐन सामने एक स्याह कपड़ा पकड़े खड़ा था। जो ही उसने कपड़े को झटका देकर लहराना था, उमरू ने कुल्हाड़े से वार करना था और चालाक की गर्दन उड़ानी थी। चंद लम्हे उसी तरह गुजर गए और फिर अचानक कोतवाल ने स्याह कपड़ा झटका देकर लहराया। साथ ही उमरू के हाथ हरकत में आए। कुल्हाड़ा एक जन्नाटे से आया और पलक झपकते में उमरू के सामने खड़े कोतवाल की गर्दन कट कर दूर जा गिरी। कोतवाल की कटी हुई गर्दन से खून का एक तवील फवारा उभरा और दूर दूर तक जमीन को रंगीन करता चला गया। दोनों सिपाही इस होलनाक मंजर को देखकर भौंचक्का रह गए। उनके ऊपर के सांस ऊपर और नीचे के नीचे रह गए। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों कुछ करने के काबिल होते, उमरू ने दोबारा हरकत की और एक ही वार में उन दोनों की गर्दनें उड़ाकर रख दी। उन दोनों को हलाक करने के बाद उमरू ने कुल्हाड़ा फेंककर जल्दी से कपड़े पहन लिए और उन दोनों को रस्सियों से आजाद कर दिया। आओ जल्दी करो, हमें जल्द अज जल्द इस मकतल से निकल जाना चाहिए। ये कहते हुए उमरू बाहर की तरफ लपका। दोनों उसके पीछे थे। मकतल से निकलकर वो कोतवाल में आई और फिर तेजी से बाहर की तरफ लपके। कोतवाल के दरवाजे से बाहर निकलते ही चौंक कर रुक गए। उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक अजीब ही मंजर देखा था। कोतवाल के बाहर सरदार निखट्टू अपने बीसियों दूसरे साथियों के साथ खड़ा भयानक नजरों से उन तीनों को घूर रहा था। सरदार निखट्टू के साथ एक और नौजवान वहशी खड़ा था, जिसने दूसरे वहशियों के मुकाबले में ज्यादा अच्छे हथियार अपने जिस्म पर बांध रखे थे और वो दूसरे वहशियों से मुमताज नजर आ रहा था। उमरू ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है वो भी उनका सरदार ही हो। कैदियों को अपने साथ भगाकर ले जा रहे हो शतोला, बहुत खूब। मालूम होता है इनको भगा ले जाने की भारी रिश्वत वसूल की है तुमने। सरदार निखट्टू ने तंज भरे लहजे में कहा। इनकी गर्दनें उड़ा दो निखट्टू। सरदार निखट्टू के साथ खड़े वहशी नौजवान ने चीख कर कहा। नहीं सरदार गालोच, हम इनकी गर्दनें नहीं उड़ाएंगे। सरदार निखट्टू ने हाथ उठाकर वहशियों को रोकते हुए कहा। लेकिन क्यों? ये जल्लाद हमारे मुजरिमों को भगाकर ले जा रहा था, हम इसे मौत की सजा देंगे। सरदार गालोच ने तंतनाते हुए जवाब दिया। सरदार गालोच खुदावंद सामरी का बेटा था, इसे सजाए मौत जरूर दी जाएगी, लेकिन इस वक्त सिर्फ इसे गिरफ्तार किया जाएगा। हो सकता है कि खुदावंद सामरी इन तीनों की गर्दनें उड़ाने की बजाय इन्हें देवता पर कुर्बान करना ज्यादा मुनासिब ख्याल करें। सरदार निखट्टू ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, ये ठीक है, हमें इन तीनों को बांधकर खुदावंद सामरी के पास ले जाना चाहिए। सरदार गालोच ने उसकी तजवीज से इत्तेफाक करते हुए कहा। चुनाचे उमरू समेत चालाक और शहजादा गुलफाम को रस्सियों से बांध लिया गया। फिर सरदार गालोच ने उनको अपने पीछे पीछे आने का हुक्म दिया। वो सब वापस कबीले की तरफ चल पड़े। आगे आगे सरदार निखट्टू और सरदार गालोच जा रहे थे और उनके पीछे पीछे वहशी उन तीनों को अपने नरगे में जकड़ कर चले आ रहे थे। जल्द ही ये लोग कबीले में पहुंच गए। सरदार निखट्टू अपने खुदावंद सामरी को इत्तला देने के लिए अंदर चला गया और बाकी सब लोग बाहर खड़े उसकी वापसी का इंतजार करने लगे। उमरू की समझ में नहीं आ रहा था कि सरदार निखट्टू और सरदार गालोच को कैसे पता चल गया कि मैं चालाक और शहजादे गुलफाम को रिहा करवाकर कोतवाल से भागने वाला हूँ। फिर उसने सोचा कि शायद खुदावंद सामरी या किसी नजूमी वगैरह ने उन्हें पहले ही इस बात से आगाह कर दिया हो। अभी उमरू अय्यार इन्हीं सोचों में मुब्तला था कि सरदार निखट्टू वापस आ गया। चलो, खुदावंद सामरी ने इन्हें बुलाया है, ये कहकर वो अंदर की तरफ मुड़ा। सरदार गालोच भी उसके साथ था। बाकी वहशी उमरू, चालाक और शहजादे गुलफाम को अपने नरगे में लिए उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन सब का रुख उस दरबार की जानिब था जिसमें खुदावंद सामरी बैठा करता था। वो उन्हें लेकर खुदावंद सामरी के दरबार में आ गए। खुदावंद सामरी अपने तख्त पर बैठा हुआ था। वो इन तीनों को जेर हिरासत देखकर खुशी से बाग बाग हो गया। वहशी टोले ने उनको खुदावंद सामरी के कदमों में लाकर फेंक दिया। सरदार गालोच और सरदार निखट्टू खुदावंद सामरी के दाएं और बाएं वाले छोटे तख्तों पर बैठ गए। खुदावंद, आपके तीनों मुजरिम आपके कदमों में हैं, अब आप जैसा चाहें इनके साथ सलूक किया जाएगा। सरदार निखट्टू ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। तो इस जल्लाद के बच्चे ने हमसे गद्दारी की है। ये हमारे कैदियों को बजाय इनकी गर्दनें उड़ाने के उन्हें यहाँ से भगा देना चाहता था। खुदावंद सामरी ने दांत कचकचाते हुए कहा।
क्यों? ओए उल्लू के बच्चे, तूने ऐसा क्यों किया? जवाब दो। उमरू जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और जानबूझकर थर थर कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दे खुदावंद, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। खुदावंद, मेरी बेटी गुज़िश्ता 3 दिन से सख्त बीमार है। मेरे पास उसकी दवा के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने इन कैदियों से रिश्वत लेकर इन्हें छोड़ दिया। मैं इन पैसों से अपनी बेटी के लिए दवा लेना चाहता था। उमरू ने खुदावंद सामरी के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा और झूठ मूठ के आंसू भी बहाने लगा। तुम्हारी बेटी कौन सी है? खुदावंद सामरी ने मुस्कुराकर कहा। मूंगी, वो मेरी बेटी है खुदावंद, उमरू ने जल्दी से जवाब दिया। लेकिन वो तो हमारे जल्लाद शतोला की बेटी है, खुदावंद ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा। मैं शतोला ही तो हूँ खुदावंद, आपका जल्लाद शतोला, उमरू ने घबरा कर कहा। हमारा जल्लाद शतोला, वो तो बेचारा कत्ल हो गया है, खुदावंद सामरी ने कह कहे लगाते हुए कहा। क्या मतलब? उमरू घबरा कर बोला। उसका दिल धक धक करने लगा था। बेटे, उसकी लाश उसके मकान के पिछवाड़े पुराने कुएं से बरामद हो गई है। तुमने बड़ी बेदर्दी से उसे कत्ल किया है। खुदावंद सामरी ने अपनी लाल अंगारा आंखों को और ज्यादा लाल करते हुए हैबतनाक लहजे में कहा। मुझे तुम्हारी चाल ढाल पर उसी वक्त शक हो गया था जब तुम मेरे दरबार में आए थे। तुमने मुझे 3 सजदे नहीं किए थे, जिसकी वजह से मुझे शक हो गया कि तुम शतोला नहीं बल्कि उसके बहरूप में कोई और हो। इसीलिए मैंने तुम्हारे पीछे सरदार निखट्टू को लगा दिया था। मेरा शक सही साबित हुआ और शतोला की लाश बरामद होने के बाद तो इस बात की तस्दीक भी हो गई है कि तुम वाकई शतोला नहीं हो। खुदावंद सामरी ने इतना कहने के बाद अपने खादिम की तरफ देखा और बोला, जाओ तुम किसी चीज में पानी लेकर आओ। खुदावंद सामरी के हुक्म पर खादिम मुड़ा और दरबार से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वो पानी से भरा हुआ एक कटोरा लेकर आ गया। खुदावंद सामरी ने उससे कहा, इस नकली शतोला के चेहरे को धो डालो और इसके चेहरे पर मला हुआ रंग और रोगन साफ कर दो। खादिम आगे बढ़ा और पानी से उमरू अय्यार का चेहरा धोने लगा। चेहरा धोने की वजह से रंग रोगन वगैरह उतर गया और नीचे से उमरू अय्यार का चेहरा बरामद हो गया। उसे देखते ही न सिर्फ खुदावंद सामरी बल्कि दूसरे तमाम दरबारी भी हैरत ज़दा रह गए। अरे, ये तो वही कैदी है जो रात को कैद से फरार हो गया था। सरदार गालोच ने फटी फटी आंखों से उमरू अय्यार को देखते हुए कहा। अच्छा, तो फरार होने के बाद तुमने ये ढोंग रचाया है। उस लड़के की शक्ल तुमसे मिलती जुलती है, शायद ये तुम्हारा बेटा है, खुदावंद सामरी ने चालाक बिन उमरू की तरफ इशारा करते हुए कहा और उमरू ने इस बात में सर हिला दिया। इन तीनों को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाए। कल का सूरज निकलने के बाद हम इन्हें अपने देवता के चरणों में कुर्बान कर देंगे और इनका खून निकालकर देवता के पुजारियों को भेज दिया जाएगा। वो इनका खून पीकर हमें दुआएं देंगे और हमारी उम्रें दराज होंगी। खुदावंद सामरी ने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहा और उन्होंने पलक झपकते में उन तीनों को फौरन बांध लिया। फिर सिपाहियों ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया और दरबार से निकल आए। अब उनका रुख अंधेरी कोठरी की जानिब था। उमरू का दिमाग तेजी से सोच में मुब्तला था। वो इस आफत नागहानी से बचने की तदबीर सोच रहा था, क्योंकि एक दफा आजाद होने के बाद अब वो दूसरी मर्तबा कैद नहीं होना चाहता था। उमरू अय्यार को ये फिक्र खाए जा रही थी कि ना जाने मैक्सी के साथ क्या हालात पेश आए हैं। खुदावंद सामरी ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया था और उमरू अय्यार सख्त परेशान था कि ना जाने वो किस हालत में है। वो तो उसे मूंगी के रूप में शतोला के मकान पर छोड़ाया था। उमरू को अचानक ख्याल आया कि हो सकता है मैक्सी वहां से फरार हो गई हो और इन लोगों ने तहखाने से असल मूंगी को बरामद कर लिया हो। ये सोचकर उमरू अय्यार ने इत्मीनान का सांस लिया कि चलो इस तरह मैक्सी की जान तो बच गई है। सिपाही उन तीनों को अंधेरी कोठरी में ले आए। ये कोठरी तहखाने में बनी हुई थी और यहाँ पर घुप अंधेरा फैला हुआ था। इस कोठरी का एक ही दरवाजा था जो लोहे की मोटी चादर से बना हुआ था। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था जिससे फरार हुआ जा सकता था। सिपाही उन तीनों को कोठरी में फेंक कर वापस जाने लगे तो उमरू जल्दी से बोला, ठहरो मेरे भाइयों, मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। उमरू की बात सुनकर सिपाही रुक गए। उमरू अय्यार दोबारा बोला, मेरे भाइयों, कल हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उसके बाद हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। मेरे पास कुछ हीरे जवाहरात हैं जो इस जंबील में मौजूद हैं। ये मालो दौलत अब मेरे किसी काम का नहीं। तुम अगर चाहो तो जंबील से वो हीरे जवाहरात निकाल कर आपस में बांट सकते हो। इस तरह तुम्हारा भला हो जाएगा और मुझे सवाब मिलेगा। उमरू की बात सुनकर सिपाहियों के चेहरे खिलखिला उठे। एक सिपाही तेजी से आगे बढ़कर बोला,
हम ये हीरे जवाहरात जरूर लेंगे। इतना कहकर उसने उमरू का वो हाथ रस्सियों से आजाद कर दिया जिसके साथ जंबील बंधी हुई थी। उसने जंबील में हाथ डाला लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। ठहरो, मैं तुम्हें निकाल कर देता हूँ, उमरू ने मुस्कुरा कर कहा। फिर उसने जंबील से सफूफे बेहोशी निकाला और तेजी से सिपाहियों के चेहरों पर फेंक दिया। सफूफे बेहोशी की बदबू ऐसी तेज थी कि तमाम के तमाम सिपाही छींके मारते हुए जमीन पर गिरे और बेहोश हो गए। उमरू ने अपना नाक बंद कर लिया था। चालाक और शहजादा गुलफाम भी उमरू की कारस्तानी को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने भी अपने नाक बंद कर लिए थे। चुनाचे वो बेहोश होने से बच गए। उमरू क्या कहा लगाते हुए उठा और बोला, आओ मेरे बच्चों, हम आजाद हैं, मेरे पीछे पीछे चले आओ। यह कहकर उमरू अंधेरी कोठरी से बाहर निकल आया। चालाक और गुलफाम उसके पीछे थे। रात की तारीकी अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी। आसमान पर चांद अपने निस्फ चेहरे के साथ चमक रहा था। जंगल में चांदनी की हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। दरख्तों के झुंड के अंदर से सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। ये सिसकियां मैक्सी की थी। वो रो रही थी। उसके इर्द गिर्द उमरू, चालाक और शहजादा गुलफाम बैठे हुए थे। उमरू ने मैक्सी को दिलासा देते हुए कहा, रो मत मैक्सी, हमने बड़ी जिद्दोजहद के बाद तुम्हें तलाश किया है। ये बताओ तुम पर क्या बीती थी, हम तुम्हारी पूरी दास्तान सुनना चाहते हैं। उमरू के लहजे में शफकत थी। मैक्सी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और आंसू पोंछते हुए बोली, भाई उमरू, आपके जाने के थोड़ी देर बाद ही दो सिपाही मकान में आ गए थे। उस वक्त मैं पलंग पर बैठी आराम कर रही थी। सिपाही ने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। मैं घबरा कर उठी और दरवाजे की एक बारीक दर्ज से झांक कर देखा तो बाहर सिपाही खड़े थे, जिस पर मैं घबरा गई। मैंने सोचा अगर मैंने दरवाजा खोल दिया तो सिपाही मुझे गिरफ्तार करके ले जाएंगे। चुनाचे मैं अकबी खिड़की के रास्ते मकान से फरार हो गई। मैंने जब मुड़कर देखा तो सिपाहियों ने मकान का दरवाजा तोड़ दिया था और अंदर चले गए थे। मैं दरख्तों के एक झुंड में छुपकर उनकी कार्रवाई देखने लगी। जल्द ही वो सिपाही मूंगी को अपने कंधे पर उठाए बाहर आए और खुदावंद सामरी के मकान की तरफ ले गए। बस उस वक्त से मैं इन जंगलों में मारी मारी फिर रही हूँ। मैक्सी ने अपनी दर्दनाक बात सुनाते हुए कहा, तुम कोई फिक्र ना करो, बस अब हम जल्द यहाँ से वापसी के लिए रवाना हो जाएंगे। मैंने एक मंसूबा बनाया है और वो मंसूबा ये है, तुम तीनों यहीं पर रहोगे। मैं रात की तारीकी में खुदावंद सामरी को अगवा करके यहाँ लाऊंगा। फिर हम उससे तमाम राज उगलवाएंगे कि वो क्या है और जजीरे की तरफ आने वाले जहाज कैसे तबाह हो जाते हैं। उमरू ने बताया, लेकिन खुदावंद सामरी को अगवा कैसे किया जाएगा अब्बा हजूर? चालाक बिन उमरू ने हैरत से पूछा। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, बस देखते जाओ मैं उस चूहे के बच्चे को कैसे पिंजरे में बंद करता हूँ। उमरू ने मस्खरेपन से कहा, क्या हम आपका साथ दें अब्बा जान? शहजादे गुलफाम ने कहा, नहीं बेटे, मैं ये काम अकेला करूंगा, तुम दोनों यहाँ मैक्सी की हिफाजत के लिए रहोगे। उमरू ने कहा, रात काफी तारीख हो चुकी है, मैं अब चलता हूँ। ये कहते हुए उमरू अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसकी सलेमानी जंबील उसके कंधे से लटक रही थी। तुम दोनों मैक्सी का ख्याल रखना, ये बेचारी कमजोर दिल की मालिक है, उमरू ने मुस्कुरा कर कहा और चालाक और गुलफाम ने असबात में सर हिला दिया। उमरू दरख्तों के झुंड से बाहर निकल आया। अब उसका रुख वहशियों की बस्ती की तरफ था। वहशियों की बस्ती जो पहाड़ की चोटी पर वाक़या थी। रात तारीख हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल चुका था। उमरू अय्यार चट्टानों पर चढ़ता हुआ वहशियों की बस्ती की तरफ जा रहा था। नोकीली चट्टानों पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उमरू अय्यार को मजबूरन चढ़ना पड़ रहा था। खास जिद्दोजहद के बाद बिलाखिर वो पहाड़ की चोटी पर वहशियों की बस्ती में पहुंच गया। अब उसका रुख खुदावंद सामरी के महल की तरफ था। सामरी के महल के बड़े दरवाजे पर दो वहशी मुहाफिज नेजे पकड़े पहरे दे रहे थे। उनमें से एक वहशी मुहाफिज ऊँग रहा था। उमरू महल के सामने वाली चट्टान के अकब में छुपकर खड़ा हो गया। उसने कंधे से तीर कमान उतारा और कमान पर तीर चढ़ाकर ताक कर सोए हुए मुहाफिज पर मारा। तीर जहर में बुझा हुआ था और मुहाफिज के सीने में जा उतरा और बगैर चीखे जहन्नुम वासिल हो गया। उमरू ने दूसरा तीर चढ़ाया और दूसरे मुहाफिज का निशाना लेकर तीर छोड़ दिया। तीर इस मुहाफिज की खोपड़ी को चीरता हुआ निकल गया। वो जमीन पर गिरा और खाक में लोटपोट होने लगा। जल्द ही उसका दम निकल गया। उमरू आगे बढ़ा और महल में दाखिल हो गया। महल में सन्नाटा तारी था।
उमरू इस बात से पहले ही आगाह था कि खुदावंद सामरी किस कमरे में सोता है। चुनाचे वो सीधा खुदावंद सामरी की खूबसूरत ख्वाबगाह में पहुंच गया। ख्वाबगाह में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी और एक शानदार मसहरी पर खुदावंद सामरी ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहा था। उमरू आगे बढ़ा और उसने आहिस्तगी से खुदावंद सामरी को उठाकर अपनी जंबील में डाल लिया। फिर वो जल्दी से महल से बाहर आ गया। अब वो दोबारा दरख्तों के उस झुंड की तरफ जा रहा था जहां मैक्सी, चालाक और गुलफाम बैठे हुए थे। खुदावंद सामरी एक छोटे से बोने की तरह उमरू की जंबील में पड़ा हुआ था। उमरू चट्टानों को फलांगता हुआ जल्द ही दरख्तों के झुंड में उन तीनों के पास पहुंच गया। उसने जंबील से खुदावंद सामरी को बाहर निकाला और झंझोड़ कर उसे जगाने लगा। जल्द ही खुदावंद सामरी की आंख खुल गई। वो फटी फटी आंखों से अपने गर्दोपेश का जायजा लेने लगा। मैं कहाँ हूँ? खुदावंद सामरी हैरत ज़दा लहजे में बोला। तुम हमारी कैद में हो। हम तुमसे जो पूछें उसका सच सच जवाब देना। अगर झूठ बोलोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। ये कहते हुए उमरू ने जंबील से तलवार निकाल ली। तलवार देखकर खौफ के मारे खुदावंद सामरी के रोंगटे खड़े हो गए। तुम क्या पूछना चाहते हो? वो थर थर कांपते हुए बोला। बताओ तुम कौन हो और तुमने खुदावंद सामरी का बहरूप क्यों भर रखा है? उमरू ने पूछा। खुदावंद सामरी उमरू के हाथ में तलवार देखकर खौफजदा हो चुका था, लिहाजा वो सच बोलते हुए कहने लगा, मेरा असल नाम राकोश है। मैं फ्रांस का रहने वाला हूँ। एक मर्तबा मैं समंदरी सफर के लिए इधर आया तो मेरा जहाज तबाह हो चुका था। मैं बमुश्किल जान बचाकर इस जजीरे में पहुंचा। वापस जाने का मेरे पास कोई चारा न था, चुनाचे इस जजीरे में रहने लगा। मैंने जब ये देखा कि इस कबीले के वहशी अकल से बेबहरा हैं, तो मैंने उन्हें बुद्धू बनाने का फैसला किया। चुनाचे मैं उनका खुदा बन गया। मैंने अपना नाम खुदावंद सामरी रख लिया और ये वहशी मुझे अपना खुदा तस्लीम करने लगे। इस जजीरे की तरफ जो जहाज आते हैं उन्हें वेल मछली तबाह कर देती है और जहाज के मुसाफिरों को निगल कर जजीरे के साहिल पर लाकर उगल देती है। बताओ वो मुसाफिर कहाँ जाते हैं? उमरू अय्यार ने पूछा। वो वेल मछली मेरी पालतू है। मैंने मुसलसल 20 बरस उस पर मेहनत की है और जजीरे की तरफ आने वाले हर जहाज को तबाह करके उसमें मौजूद मुसाफिरों को साहिल पर ला फेंकती है। साहिल पर खड़े मेरे सिपाही उनको पकड़कर मेरे पास ले आते हैं। मैंने इस जजीरे में खुफिया जगह बना रखी है। उन मुसाफिरों को उस जगह भेज दिया जाता है। वहां मेरे खास आदमी उन मुसाफिरों के जिस्म से खून निकाल लेते हैं और उनके ढांचों को समंदर में फेंक देते हैं। ये काम मेरा बड़ा बेटा गालोच करता है। मैंने किसी कबीले की एक औरत से शादी कर ली थी जो अब मर चुकी है। लेकिन तुम मुसाफिरों के खून को क्या करते हो? उमरू ने हैरत से पूछा। उनका खून फ्रांस भेज दिया जाता है जहां वो महंगे दामों बिक जाता है। इस तरह मैं एक बड़ी रकम का मालिक बन जाता हूँ, राकोश ने बताया। उसकी बात सुनकर उमरू सख्त तैश में आ गया था। वो गुस्से से उबलता हुआ बोला, तुम एक नहायत सफाक इंसान हो। तुम्हें जिंदा छोड़ना इंसानियत पर जुल्म करने के मुतरादिफ है। मैं तुम्हें कत्ल करके रहूंगा। ये कहते हुए उमरू ने तलवार का वार किया और राकोश की गर्दन उड़ा कर रख दी। वो बगैर चीखे ठंडा हो गया। उमरू तैश में आता हुआ बोला, मैं पत्थर के इस पहाड़ को आग का पहाड़ बना डालूंगा। आग का पहाड़। ये कहते हुए उमरू पहाड़ पर संदूर लगा नारियल फेंकने लगा। नारियल बमों की तरह फटने लगे और हर तरफ आग ही आग फैल गई। थोड़ी ही देर में पहाड़ एक धमाके से फटा। अब वो पत्थर का पहाड़ नहीं बल्कि आग का पहाड़ बन चुका था। उमरू बोला, वहशी अपनी बस्ती समेत फना हो चुके हैं। आओ अब इस खूनी वेल का इलाज करते हैं। वो सब साहिल समंदर पर आए जहां वेल मछली मौजूद थी। उमरू ने संदूर लगा नारियल मछली पर फेंका तो एक धमाके से वेल मछली के परखचे उड़ गए। साहिल पर उमरू का बहरी जहाज खड़ा था। सब लोग उसमें सवार हो गए और जहाज समंदर की सरकश मौजों को चीरता हुआ अरब की जानिब रवा दवा हो गया।